हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 20 और 21 फरवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डेली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एसएससी टेक्स्ट बुक पर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैं 50 दिन का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसे देखना ना भूलिए अगर आप इस बार एसएससी सीजीएल 2025 क्लियर करना चाहते हैं या इवन एसएससी का कोई भी एग्जाम। तो उसके लिए 50 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली क्रैश कोर्स मैं चला रहा हूं। तो एसएससी टेक्स्ट बुक पर डेली सुबह 10 बजे आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 4 दिन की क्लास हो चुकी है, आज 5वें दिन की क्लास सुबह 10 बजे होगी। आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे पूछा था साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इसके साथ कितनी प्राइज मनी दी जाती है। तो जिन लोगों ने भी 1 लाख आंसर किया है उनका आंसर सही है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में करी गई थी। इसके अलावा और भी कई आपसे प्राइज मनी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप ध्यान रखना खेल का सर्वोच्च सम्मान मतलब हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड जिसको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान, इसके साथ 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए अर्जुन अवार्ड के साथ तो इसके साथ 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और बेस्ट मेंटोर्स जो होते हैं स्पोर्ट्स में उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो द्रोणाचार्य के साथ भी 15 लाख रुपए की ही धनराशि दी जाती है। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। पहले 21 के कवर कर लेते हैं, मतलब आज के, और उसके बाद कल के कवर कर लेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? हम सभी को पता है विधानसभा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार नहीं रही और बीजेपी ने अपनी सरकार यहां पर बनाई है। तो अब बीजेपी की तरफ से एमएलए रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। और इसी के साथ एक बात आप और ध्यान रखें कि आज तक दिल्ली के इतिहास में ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। इससे पहले बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर बहुत टाइम पहले थी, मतलब आप ये समझ लीजिए 1998 में लास्ट टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में थी और उस टाइम पर भी एक महिला ही मुख्यमंत्री थी और वो थी सुषमा स्वराज, और उनकी सरकार केवल 52 दिन तक चली थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी और कांग्रेस की भी तरफ से महिला मुख्यमंत्री अपॉइंट करी गई थी और ये थी शीला दीक्षित। ठीक है, बाकी अगर रेखा गुप्ता की बात करें तो आप इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ध्यान रखें, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है शालीमार बाग दिल्ली का। ठीक है, और 2007 से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी हुई थी। 2007 में ये उस टाइम पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बीजेपी की है महिला मोर्चा की, उसकी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट करी गई थी। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर भी रह चुकी हैं और पिछले कुछ समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो अच्छा खासा कार्यकाल रहा है राजनीति में और अब दिल्ली को संभालेंगी रेखा गुप्ता। यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक साथ 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रमोट करने के लिए? तो यह ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड। ट्राइफेड जिसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने मीशो कंपनी के साथ, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, साथ में इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन और इसके साथ साथ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन तीनों के साथ पैक्ट साइन किया है। तो ओवरऑल ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको B2B फॉर्मेट में और B2C फॉर्मेट में दोनों में एक्सेस देने का काम करेंगे। देखिए B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ट्राइबल कम्युनिटी है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली कोई जनजाति है और वो मान लीजिए मिट्टी के खिलौने बनाते हैं या लकड़ी के डेकोर आइटम्स बनाते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो ये कंपनी टू कंपनी बेचे जा सकते हैं। पहली चीज़ तो इसको बोलते हैं B2B, मतलब ये भी व्यापारी हैं और ये भी व्यापारी हैं, तो इसको B2B बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, जिसको रिटेल मार्केट भी बोला जाता है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो व्यापार है उसको प्रमोट किया जाए, उनके भी बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में पहचाने जाएं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है। ट्राइफेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और मीशो एक नई कंपनी है
और ये अमेज़ॉन की ही तरह है, इनकी वेबसाइट है, बहुत ही वास्ट है, हर तरीके के प्रोडक्ट ये बेचते हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के प्रोडक्ट को भी अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करेंगे। मीशो की स्थापना 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। हाल ही में एडई के द्वारा भारत में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बीमा ASBA। और एडई के बारे में पहले आप जान लो, इसको बोलते क्या हैं। तो एडई, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब आप ऐसे समझ ले, भारत में किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हो उसके लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एडई ही करता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए यही बनाते हैं। तो इन्होंने एक नया इनिशिएटिव बीमा ASBA लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है कि अब आप किसी भी तरीके के इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसके भुगतान के लिए UPI पेमेंट कर पाएंगे। अभी तक आप UPI से इंश्योरेंस पेमेंट नहीं कर पाते थे, अब आप हर तरीके का इंश्योरेंस पेमेंट UPI के थ्रू कर पाएंगे, चाहे आप कोई भी यूज़ कर रहे हो। पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया, आप कोई भी यूज़ कर रहे हो। एडई की स्थापना 1999 में करी गई थी, 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद और इसके चेयरपर्सन है देवाशीष पांडा। क्या नाम है? देवाशीष पांडा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन हर एक भारतवासी को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेटा एक्सेस करने की अनुमति देगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI डेटा नाम का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप पिछले कई सालों की भारत की अर्थव्यवस्था का ग्राफ देख सकते हैं। यह एप्लीकेशन आपको प्रॉपरली ग्राफ दिखाएगा कि हर साल कितना बजट पास किया गया, कितना खर्चा किया गया, भारत की GDP कितनी रही, कब कम रही, कब ज़्यादा रही। चार्ट के फॉर्मेट में भी ये आपको दिखाएगा और ग्राफिक्स के फॉर्मेट में भी दिखाएगा। ये एक इस तरीके की पहल RBI ने करी है कि भारत के हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है। RBI की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI के इस टाइम पे गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ध्यान रखिए, कुछ ही टाइम पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ये RBI के 26वें गवर्नर हैं। भारत ने कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को लेकर? तो लिथियम के लिए भारत ने अर्जेंटीना के साथ पैक्ट साइन किया है। लिथियम का यूज कहां पर होता है? तो बैटरी बनाने में इसका यूज किया जाता है। आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है वो भी लिथियम बैटरी है, आपकी घड़ी में जो बैटरी है वो भी लिथियम है। इवन आपके पास स्कूटी है अगर, या आपके पास कार है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उन सब में भी लिथियम बैटरी का ही यूज किया जाता है। तो आज की डेट में बैटरीज की खपत कितनी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ ही गिने चुने ऐसे देश हैं जहां पर लिथियम पाया जाता है। तो अर्जेंटीना उनमें से एक है। तो अर्जेंटीना भारत को लिथियम सप्लाई देने का काम करेगा आने वाले समय में। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। मैप में मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, ये नीचे है साउथ अमेरिका। तो ये है अर्जेंटीना, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये पूरा अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की बॉर्डर 3 देशों के साथ लगती है। एक तो इधर से चिली के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, और ऊपर ये वाला जो देश है इसका नाम है पैराग्वे। क्या बोलते हैं? पैराग्वे। और ये वाला जो देश है इसको बोलते हैं उरुग्वे। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं ये सब ऑलमोस्ट फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और क्रिकेट में आपको नहीं दिखेंगे ये सारे अमेरिकन कंट्रीज़। और एक बात आप और ध्यान रखें, ये पूरे साउथ अमेरिकन रीजन में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है ब्राज़ील। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स और इस टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली। क्या नाम है? जेवियर मिली। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, चिली की कैपिटल है सैंटियागो और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? तो भारत ने नेपाल के साथ ये पैक्ट साइन किया है। वैसे नेपाल के साथ पहली बार हमने 1997 में ये पैक्ट साइन किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद साल 2002 में भी एक नया पैक्ट साइन हुआ था जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कही गई थी, और अब फिर से एक पैक्ट साइन किया गया है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब हम नेपाल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी आने वाले समय में काम करेंगे। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ पे प्रधानमंत्री है इस टाइम पे KP शर्मा ओली। कौन है? KP शर्मा ओली।
और ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, पूरा नाम इनका है रामचंद्र पौडेल, आरसी पौडेल। अभी हाल ही में ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भारत को वाइस प्रेसिडेंसी के रूप में चुना गया है? तो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। तो इसका जो समिट होने वाला है, इसके समिट के लिए भारत को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। अब देखिए, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया भर में देशों को एक साथ लाती है और जिसमें देश आकर ये डिसाइड करते हैं कि मरीन नेविगेशन क्या होगा व्यापार के लिए। मतलब मान लीजिए अमेरिका है और ये है भारत, तो भारत से अमेरिका जो भी सामान आएगा या जाएगा तो ये पानी के कौन से रूट से आएगा और जाएगा। भारत से ताइवान अगर कोई सामान जा रहा है तो वो कौन से रूट से आएगा और जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ निर्धारित किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन में। तो अब इसकी वाइस प्रेसिडेंसी भारत करेगा और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के सेक्रेटरी जो हैं टीके रामचंद्रन, वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी 19 फरवरी को मनाई जाती है। 19 फरवरी 1630 को छत्रपति का जन्म हुआ था और इनका जन्म शिवनेरी किले में हुआ था महाराष्ट्र में। और इस बार 2025 में 395वीं मतलब 395th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं छत्रपति का निधन कौन से किले में हुआ था? मतलब इनका जन्म तो शिवनेरी के किले में हुआ था, इनका निधन कहां पर हुआ था? चलिए मैं ही बताता हूं। इनका निधन हुआ था रायगढ़ के किले में। कहां पर? रायगढ़ के किले में 1680 में। और छत्रपति का जब निधन हुआ था तो ये 50 साल के थे। भारत का ये कौन सा राज्य है जो कि पहला ऐसा राज्य है जिसके द्वारा इस तरीके का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इस राज्य के अंदर हर एक घर घर में जाके ऐसी मेडिसिन को कलेक्ट किया जाएगा जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं और उन मेडिसिन को उसके बाद डिस्पोज भी किया जाएगा। तो ये है केरल सरकार। केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चलाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है एन प्राउड। क्या नाम है? एन प्राउड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। ओके, इसमें एक ऐसी मुहिम चलाई जाएगी जिसमें केरल में हर एक घर में जा जाकर ऐसी दवाइयां कलेक्ट करी जाएंगी जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं और उसके बाद उन्हें अलग अलग फिल्टर करके डिस्पोज किया जाएगा। ध्यान रखिए, हर साल इस तरीके की जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं उससे कई लोगों की मौत हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि एक्सपायर्ड मेडिसिन से किसकी मौत होती है, वो तो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एजुकेटेड हो, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि अनएजुकेटेड है और वहीं पर इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। लोगों को नॉलेज नहीं होती है और हर साल इस तरीके की मौतें होती हैं। आज तक भारत के किसी भी राज्य में इस तरीके की पहल नहीं करी गई है और इसकी शुरुआत कल के दिन हो रही है 22 फरवरी से। केरल के कोझिकोडे से यह प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और केरल के गवर्नर इस टाइम पे हैं राजेंद्र अरलेकर। अभी कुछ ही टाइम पहले अपॉइंट किए गए हैं। इनसे पहले थे आरिफ मोहम्मद खान। भारत का ये कौन सा शहर है जहां पर पहली बार ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है? तो ये है अजमेर, राजस्थान का अजमेर। और ये जो ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो किन्नर समाज है उनको डिफरेंट वेरियस एक्सप्लोरेशन मिले हर एक क्षेत्र में, उनके लिए नौकरी के संसाधन उपलब्ध हों, उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो पूरे भारत में। तो ये जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत 17 फरवरी को हो चुकी है और ये 10 दिन का सम्मेलन है। ये 26 फरवरी तक चलेगा और इसका आयोजन वैशाली नगर में किया जा रहा है। अजमेर के अंदर एक प्राइवेट स्कूल है, वहीं पर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जा रही है। पूरे देश भर से किन्नर समाज से जुड़े हुए करीब 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भारत का ये कौन सा राज्य का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि अगर जंगलों में आग लग जाती है तो उसके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा? तो यह है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब देखिए, उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसके एक फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं जिनका नाम है वैभव सिंह और उनके द्वारा खुद ही ये एप्लीकेशन बनाया गया है। इस तरीके के एप्लीकेशन साउथ अमेरिका, अफ्रीका रीजन
और यूरोपियन रीजन, उन जगहों पर पहले ही करे जा रहे हैं। ये ऐप जो है ये किस तरीके से काम करता है आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जंगल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जा जाकर सेंसर्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है, और कैमरास भी लगा दिए जाएंगे। वो सारे सेंसर और कैमरास इस एप्लीकेशन से कनेक्टेड होंगे, और अगर किसी भी तरीके की गतिविधि जंगल में अगर होती है आग को लेकर, तो ये जो एप्लीकेशन है ये तुरंत अलार्म देगा। इस एप्लीकेशन को पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी फायर स्टेशन हैं उनसे कनेक्ट किया गया है, और साथ में 7,000 वन कर्मचारी जो है, मतलब जो कि वनों की देखभाल करते हैं, उनके मोबाइल में भी इंस्टॉल करवाया गया है। पूरे उत्तराखंड के अंदर 40 फायर व्हीकल्स जो हैं उनसे भी इसको कनेक्ट किया गया है। मतलब किसी भी तरीके की आग लगे तुरंत हर एक के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन जाए और पूरी टीम हरकत में आकर उस चीज को न्यूट्रलाइज कर सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। हाल ही में गूगल के द्वारा भारत में सबसे बड़ा कैंपस इनॉग्रेट किया गया है बेंगलोर में। इसका नाम गूगल ने क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है अनंत। क्या नाम रखा है? अनंत, जिसका मतलब होता है लिमिटलेस या फिर इनफाइनाइट भी आप बोल सकते हो। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये इतना बड़ा ऑफिस है गूगल का कि इसमें एक बार में 5,000 एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। जी हाँ, सिटिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं। केवल सिटिंग कैपेसिटी 5,000 है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग हो गया, जैसे कि ऑफिस में एंटरटेनमेंट एरिया भी होता है, इसके अलावा फूडिंग लॉज भी होता है, रेस्ट रूम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तो अलग हो गई। तो ये जो बनाया है गूगल ने ये बेंगलोर के अंदर स्थापित किया है, और ये जो पूरा कैंपस है ये AI ड्राइवन है, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट से लैस है जो कि सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं। और गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। अमेरिकी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं आज की जो डे 5 की क्लास है यूट्यूब पर SSC टेक्स्ट बुक पर जो सुबह होने वाली है, उसमें फंडामेंटल राइट से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब मैं बैक टू बैक प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो सुबह 10 बजे मिलना ना भूलिएगा। SSC टेक्स्ट बुक चैनल पे जाके लाइव स्ट्रीम लगी हुई है, वहां पे जाके नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आप सुबह 10 बजे मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया बैंक के नए CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है PD सिंह। इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए CEO, और PD सिंह इससे पहले 30 साल का कार्यकाल सर्व कर चुके हैं बैंकिंग सेक्टर में, और 3 डिकेड्स में इससे पहले ये JP मॉर्गन बैंक के भी CEO रह चुके हैं। तो अब PD सिंह जगह लेंगे किसकी? जरीन दारूवाला की। जरीन दारूवाला 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे और 1 अप्रैल से PD सिंह कार्यभार संभालेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक काफ़ी पुराना है, 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक ब्रिटिश बैंक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन है, और भारत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कौन है जिनके द्वारा भारत भर के MSMEs के लिए म्यूचुअल गारंटी क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करी गई है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम MSMEs के लिए लॉन्च करी गई है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भारत में छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो व्यापारी हैं उनको सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल फ्री लोन उसको बोलते हैं ऐसा लोन जिसमें आपको पैसा देने के लिए कोई भी चीज आपकी गिरवी नहीं रखी जाती है, ठीक है। मतलब आपकी जो बिजनेस रेपुटेशन है और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका आकलन करते हुए सरकार आपको लोन देती है व्यापार करने के लिए, लेकिन आपकी किसी भी चीज को गिरवी इसमें नहीं रखा जाएगा। कोई भी MSME इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत अपनी वैल्यूएशन के आधार पर 100 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। यह कौन सी कंपनी है जिसने एडवांस केमिस्ट्री सेल स्कीम के लिए एक प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है? तो यह है रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड। अब इन्होंने जो प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है इसके अंतर्गत ये भारत में अगले कुछ समय में 10 गीगावाट कैपेसिटी तक की बैटरीज बनाने का काम करेंगे। वैसे रिलायंस टारगेट लेकर चल रही है कि आने वाले समय में ये अगले 10 सालों में 50 गीगावाट कैपेसिटी तक की पूरी बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे,
क्योंकि लगातार गैजेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और गैजेट्स के साथ बैटरी की भी खपत बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस की तरफ से 18,100 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कितना? 18,100 करोड़। यह कौन सी कंपनी है जो कि भारत की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लगातार चौथे साल डिक्लेयर करी गई है? तो अभी हाल ही में डेटा आया है और इस डेटा के बेसिस पर यह लगातार चौथे साल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये डेटा किसका है वो भी आप ध्यान रखें। हुरून लिस्ट के द्वारा ये डेटा लिस्टिंग करी गई है। तो हुरून लिस्ट का जो 2024 का डेटा है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नंबर 1 पे है वैल्यूएशन के आधार पर। इस टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो वैल्यूएशन है ये 17,52,000 करोड़ है। सेकेंड नंबर पे टीसीएस रही। टीसीएस की वैल्यूएशन 16,10,000 करोड़ है। तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक रहा है और चौथे नंबर पे भारतीय एयरटेल रहा है और पांचवें नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक है। टॉप 10 जितनी भी कंपनीज हैं वो सब मैंने पीडीएफ में दे दी हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ में टेबल के फॉर्मेट में मैंने आपको दिया हुआ है कौन कौन सी कंपनी रैंक वाइज और कितनी कितनी उसकी वैल्यूएशन। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा इनके 89th फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी और एपीआई बैंकिंग सर्विस लॉन्च करी गई है? तो यह है इंडियन ओवरसीज बैंक। अब समझिए आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी है क्या। अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता खुलाना चाहते हैं तो आप खुद ही अब अपना सेविंग अकाउंट खोल पाएंगे। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर अपनी डिटेल फिल करिए, आपसे आधार कार्ड की डिटेल मांगेगा, अपना आधार नंबर दीजिए और उसके बाद ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे और तुरंत आपका यूनिक अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में ही घर बैठे आप अपना सेविंग अकाउंट खोल पाएंगे। अब ये जो एपीआई बैंकिंग सर्विस है, एपीआई का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब कहने का यह है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एप्लीकेशन है वो पहले से ज़्यादा सिक्योर होगा। एक्स्ट्रा एपीआई लेयर उसमें लगाई गई है। आईओबी की स्थापना 1937 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई और इस टाइम पर इसके चेयरपर्सन जो हैं ये हैं AK श्रीवास्तव। पूरा नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में जियो के द्वारा एक नया स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? तो स्मार्ट टीवी में आपको तो पता ही है, पहले से ही टाटा भी है, एयरटेल भी है, अब जियो भी आ गया है। जियो ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो टेली ओएस। अब आप जियो के इस प्लेटफॉर्म को टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज कर पाएंगे। हर तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है। इवन इतना ही नहीं, इनका कहना है कि कोई भी अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच आ रहा है, तो ये आपको रियल टाइम दिखाएंगे और लैग फ्री, किसी भी तरीके का लैग नहीं होगा और रियल टाइम होगा। इवन आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं उसकी। एसबीआई कार्ड्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ध्यान रखिए, एसबीआई अलग है, एसबीआई बैंक है और उसी की सब्सिडरी है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स बनाने का काम करते हैं। इवन हर तरीके के ट्रैवलिंग कार्ड्स हो गए, प्रीमियम कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो इसके नए एमडी और सीईओ ये अपॉइंट करी गई हैं सलिला पांडे। और सलिला पांडे जिनकी जगह लेंगी ये हैं अभिजीत चक्रवर्ती, इनकी जगह लेंगी, इनको सक्सीड करेंगी। सलिला पांडे इससे पहले और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सर्व कर चुकी हैं और इनका जो कार्यभार शुरू होगा ये 1 अप्रैल से सीईओ होंगी, ठीक है। और अभिजीत चक्रवर्ती 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। हाल ही में एक रैंकिंग जारी करी गई है। इस रैंकिंग से पता लगता है कि भारत के टॉप ऑयल सप्लायर्स कौन कौन है। मतलब कहने का, हमारे देश में जितने भी क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है तो किसी ना किसी देश से तो हम इंपोर्ट करते ही हैं। तो उसमें टॉप ऑयल सप्लायर्स हमारे कौन से रहे पिछले सत्र में? तो 2024 में अगर देखा जाए तो 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक नंबर 1 पे जो हमारा ऑयल सप्लायर है ये है रशिया। रूस से हमने सबसे ज़्यादा तेल लिया हुआ है। लेकिन अमेरिका की यहाँ पर बात हो रही है, अमेरिका 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हमारा रहा है। और इसके अलावा और भी देशों से हम तेल लेते हैं, जैसे कि इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। इन सभी कंट्री से हम थोड़ा थोड़ा क्रूड ऑयल लेकर सबसे पूरी आपूर्ति अपनी हम करते हैं। कितने ऐसी भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं जिनको 2025 की द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह मिली है? तो इस बार टोटल 4 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं
जिनको जगह मिली है। कौन कौन सी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको बता देता हूँ। एक तो है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है। दूसरी है IIT दिल्ली, और तीसरी है IIT मद्रास, और चौथी है शिक्षा अनुसंधान भारत का, ठीक है। तो ये 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको जगह मिली है इसमें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इनकी जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। पहले इनकी जो रैंकिंग थी IISc बैंगलोर, IIT दिल्ली और IIT मद्रास की, पहले ये आते थे 101 से लेकर 125 तक के ब्रैकेट में, लेकिन इस बार इनकी रैंकिंग गिरकर सीधे 201 से लेकर 300 के ब्रैकेट में पहुंच गई है। अगर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टॉप किया है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे दुनिया की। दूसरे नंबर पे भी अमेरिका की MIT है, और तीसरे नंबर पे लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। टॉप 10 कौन कौन सी हैं वो भी मैंने आपको PDF में दे दी है, एक पूरी टेबल बनाकर। ये कौन है जिनके द्वारा भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली के मौसम भवन में? तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अब देखिए ये है क्या, मौसम भवन क्या है? मौसम भवन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर आप बोल सकते हो एक कैंपस है IMD का। IMD जिसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब मौसम विभाग। तो अब इन्हीं का एक म्यूजियम खोला गया है दिल्ली के लोधी रोड में स्थित मौसम भवन में। ओपन एयर वॉल आर्ट वॉल म्यूजियम का मतलब यह है कि ये ऊपर से खुला हुआ है, और इसमें उस तरीके के इक्विपमेंट्स दिखाए गए हैं जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है मौसम की जानकारी के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से IMD ये जान पाता है कि साइक्लोन आने वाला है, या भूकंप आने के चांसेस हैं, या फिर इस बार ठंड कितनी पड़ेगी, तो ये कैसे इक्विपमेंट्स दिखते हैं, तो आप इस म्यूजियम में जाकर देख पाएंगे। भारत में ये कौन से राज्य की विधानसभा है जो कि देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो कि ट्रांसलेटर से इक्विप्ड हो गई है, मतलब जिसमें आपको तरह तरह के ट्रांसलेटर मिलेंगे अलग अलग भाषा के? तो ये है यूपी की विधानसभा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्टेट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्रांसलेटर्स का उद्घाटन किया गया है। यूपी में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है, जैसे कि अवधी भाषा भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, और बांदा और महोबा हो गया उधर बुंदेलखंडी बोली जाती है। इधर आपका ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, इधर भी बुंदेलखंडी बोली जाती है, ठीक है। और भोजपुरी भी बोली जाती है कुछ एरिया में, ब्रज भाषा भी बोली जाती है। तो होगा क्या कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जितनी भी सुनवाई होगी तो आप उसे अलग अलग भाषाओं में सुन पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अब आप क्रिकेट मैच को भी अलग अलग भाषाओं में सुन पाते हैं, हरियाणवी में, भोजपुरी में, उसी तरीके से। तो आप यहाँ पर विधानसभा की जितनी भी कार्रवाई होगी उसको अवधी भाषा में सुन पाएंगे, ब्रज भाषा में सुन पाएंगे, अंग्रेजी में सुन पाएंगे, हिंदी में तो सभी बोलते ही हैं खैर, और बुंदेलखंडी में और भोजपुरी में, इन सभी भाषाओं में आप सुन पाएंगे। और यूपी में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हाल ही में NHPC का ये कौन सा पावर स्टेशन है जिसको सम्मानित किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन के लिए? NHPC जिसको बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इनका सलाल पावर स्टेशन जो है इसको सम्मानित किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन के लिए। और साथ में रीजनल भाषाओं को जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है, और इनके मैनेजमेंट में भाषाई आधार पर कोई भी गैप ना आने पाए, तो इन्होंने हर तरीके की रीजनल लैंग्वेज को अपने आसपास प्रमोट किया है, जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इनमें से म्यूजिक का ये कौन सा फॉर्म है जो कि पंजाब में गाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल सुबह 5 बजे फिर से मेरी आपकी मुलाकात होगी। सुबह 10 बजे SSC टेक्स्ट बुक पर मिलना ना भूलिए। फंडामेंटल राइट के सारे क्वेश्चन आपको कराने आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।